चलिए, एक पुस्तक जो मैं पढ़ रहा था, इसको आधा हम लगभग पढ़ चुके हैं। शिक्षा ओशो की दृष्टि में, कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, उसमें ओशो की दृष्टि है। आप पूरी बातों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों से आप सहमत भी हो सकते हैं, या कुछ बातों में आपका सोचने का नज़रिया बदल सकता है। तो इसमें आधी पुस्तक को, इसमें एक चैप्टर है कि विश्वविद्यालय सुधार 9 बिंदु। जो आज के विश्वविद्यालय हैं उनको किस तरीके से सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें 9 बिंदु को ओशो ने सुझाया है कि इन कौन कौन से 9 बिंदु हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि ओशो ने विश्वविद्यालय में किन 9 बिंदुओं की बात की है कि आज का जो विश्वविद्यालय है उसमें सुधार होने की गुंजाइश है या सुधार करने चाहिए। तो आगे इसमें पढ़ते हैं कि शिक्षा निश्चित रूप से मुक्त होने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा निश्चित रूप से मुक्त होने की एक प्रक्रिया है, लेकिन अब तक दुनिया में कहीं भी यह यथार्थ में नहीं हुआ। मुक्ति का क्या अर्थ है? चलिए, मुक्ति की परिभाषा। मुक्ति का अर्थ है कि मन का अतीत से मुक्ति, शास्त्रों से, राजनीतिक सिद्धांतों से छुटकारा। मुक्ति का अर्थ है मन का अतीत से मुक्ति, यानी जो बीत गया उससे मुक्ति, और शास्त्रों से, राजनीतिक सिद्धांतों से छुटकारा। यह मुक्ति ऐसी है कि जब कोई विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर बाहर आए तो वह एक सुस्पष्ट धारणा रहित खोजी की भांति हो। बड़ी ऊंची बात है कि जब भी कोई विद्यार्थी अपनी पूरी शिक्षा पूरी करके वापस आए तो उसकी प्रवृत्ति खोजी की हो और धारणा रहित हो, यानी वह किसी धारणा में बंध के ना आए कि हाँ हमने शिक्षा ले ली तो हमारी एक निश्चित धारणा बन जाए किसी के प्रति। तो धारणा रहित खोजी की भांति हो, वह यही है मुक्ति का अर्थ। क्योंकि जिस दिन उसकी खोजी की प्रवृत्ति खत्म हो गई, अगर धारणा में बंध गया, तो वह मुक्ति का जो सार्थक अर्थ है वह को भी पूरा नहीं कर पाएगा। आगे वो बताते हैं कि भारत में मुस्लिम विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय है। पहला चरण यह हो कि यहाँ कोई भी मुस्लिम विद्यालय नहीं हो। यह मनुष्य को कैसे मुक्त करेगा? यह मनुष्य को इस्लाम की शिक्षा देगा। कोई हिंदू विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए, यह बहुत कुरूप है। अब जैन एक नया विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैन यूनिवर्सिटी। पश्चिम में है कैथोलिक यूनिवर्सिटी। देखिएगा, यदि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की किसी धारणा, किसी कार्यक्रम की शिक्षा देता है तो मुक्ति असंभव है। इसलिए मेरा सुझाव है, पहले हिंदू, मुस्लिम, जैन, कैथोलिक आदि नाम के विश्वविद्यालय से हटाओ। दूसरा सुझाव यह है कि भारत एक गरीब देश है, फिर भी 100 से भी अधिक विश्वविद्यालय है जो यह व्यर्थ है, अर्थहीन है। अधिक से अधिक भारत में प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय हो। अभी तो प्रत्येक राज्य में 5, 6, 7 विश्वविद्यालय हैं। भारत में 30 राज्य हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय बनाने की होड़ लगी है। इसका अंतिम परिणाम यह है कि उनकी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सभी विश्वविद्यालय संगठित हों ताकि प्रत्येक राज्य में एक यूनिवर्सिटी हो। अन्य सभी विश्वविद्यालय उस यूनिवर्सिटी के अधीन कॉलेज हों। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यह धन की बर्बादी है। और जब इतने विश्वविद्यालय होते हैं तो उसके लिए इतने बुद्धिमान प्रोफेसर्स नहीं मिलते। इसके क्रियान्वयन के लिए भारत में अनेक सेवाएं हैं। उदाहरण के लिए, और इन्हीं लोगों को, इन्हीं वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को एक दिशा दी जा सकती है कि यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हानिकारक आविष्कार किए, उन्होंने बिजली दी, अन्यथा पृथ्वी पर पूर्णतः अंधकार होता। उन्होंने हमें बेहतरीन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा दी, अन्यथा बहुत से लोग तो आज जीवित हैं, वो मर चुके होते हैं। यह वैज्ञानिक विकास के द्वारा ही हुआ है। विज्ञान बहुत जीवन विधायक हो सकता है। यह आनंद के अनेक नए आयामों का सृजन कर सकता है, विश्रामपूर्ण और जीवन के लिए द्वार खोल सकता है, जिसके लिए अन्य बहुत परिणाम हो सकते हैं। जैसे विज्ञान बाहर के जगत की खोज है, धर्म भीतर के जगत की खोज है। कर्म विषयक के लिए जो विज्ञान है, आत्मीयता के लिए वही धर्म है। उनकी विधियां समान है। विज्ञान उसे निरीक्षण कहता है, धर्म उसे जागरण कहता है। विज्ञान उसे प्रयोग कहता है, धर्म उसे अनुभव कहता है। विज्ञान मन में बिना किसी धारणा के, बिना किसी आस्था के प्रयोग करने पर जोर देता है। वहाँ तुम्हें खुले होना है, उपलब्ध होना है। तुम सत्य पर कुछ आरोपित नहीं करते, तुम सत्य के प्रति खुले रहो, चाहे वह जैसा भी हो, चाहे वह तुम्हारी धारणा के विपरीत हो। तुम्हें अपने विचार छोड़ने होंगे,
लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक प्रयास सत्य के लिए तुम्हारी बुद्धि को भी ताक पर रखना है, तुम्हारे मन को एक तरफ हटा देना है। सत्य स्वयं सिद्ध है, न कि उसके बारे में तुम्हारे विचार। तुम्हारी सोच सही है या गलत हो सकती है, लेकिन उसका निर्णय सत्य स्वयं करेगा। ठीक यही स्थिति प्रामाणिक धर्म की है, एक वैज्ञानिक धर्म की है। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं विज्ञान को दो आयामों में बांटूंगा। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं विज्ञान को दो आयामों में बांटूंगा, बाहरी और भीतरी। धर्म शब्द को ही छोड़ा जा सकता है। तुम्हारे पास दो प्रकार का विज्ञान हो, एक कर्म का विज्ञान, दूसरा आत्मीयता का विज्ञान। और अब यह होने को ही है। चाहे तुम इसे धर्म कहो या विज्ञान, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी विधियां एक समान है। तुम कोई भी आस्था लेकर भीतर नहीं उतर सकते। कोई भी आस्थावान सत्य को कभी भी नहीं जान सकता। विश्वास करना चूकना है। आप किसी पर विश्वास कर देते हैं, इसका मतलब आप चूक गए, आपकी खोज बंद हो गई। मेरा सुझाव है कि विज्ञान इच्छानुरूप हो, यह अंधेरे में ही टटोलता न रहे, इसके पास निर्धारित दिशा हो। ये सभी आविष्कार जो मानवता के लिए हानिकारक हैं या पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए घातक हैं, उसे तुरंत त्याग दिए जाने चाहिए। जितने भी प्रयास विनाशकारी शस्त्रों को बनाने में किए जा रहे हैं, वे तुरंत छोड़ देने चाहिए। आगे का चैप्टर है जीवन विधायक विज्ञान आनंद के नए आयाम। जहाँ तक मेरा और मानवता के लिए मेरे दृष्टिकोण का प्रश्न है, मैं विज्ञान के दो आयाम देखता हूँ। एक जो निचला आयाम है भौतिक जगत के कार्य का, और दूसरा जो ऊंचा आयाम है विवेक की दिशा में कार्य का। और निचले आयाम को ऊंचे आयाम के लिए एक सेवक का कार्य करना है। जब किसी और धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, तब विज्ञान मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। ध्यान के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ध्यान के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी वह यह देख पाएंगे कि वे जो भी कर रहे हैं मानवता के भविष्य के हक में नहीं है। वे यह आशा को नष्ट कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रतिभा के द्वारा वे नए मनुष्य के लिए धरती पर ही स्वर्ग की रचना कर सकते थे। अपनी बौद्धिक विवेक के द्वारा उनके बच्चों के लिए और भी बेहतर संसार बना सकते थे। कौन? वैज्ञानिक। यह कब होगा? क्यों? जब उनके भीतर ध्यान के द्वारा यह समझ विकसित होगी क्या उचित है क्या अनुचित है। वह खोज करें, लेकिन अपनी जो सारी शक्ति आणविक खोजों में लगा दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं विनाशकारी है। यह वैज्ञानिक सोच नहीं पा रहे हैं, तो उनकी सोचने की यह जो प्रवृत्ति है वह ध्यान के माध्यम से उनके भीतर यह जगाई जा सकती है क्या उचित है अर्थ के लिए, क्या उचित है मानवता के लिए। जहाँ तक मनुष्य के विवेक का प्रश्न है, तो विज्ञान उसके रूपांतरण में ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाया है, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं। मात्र सजगता की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। वह परमात्मा की भांति शक्तिशाली हो गया है। वह सृजन भी कर सकता है और विनाश भी। उसे स्मरण रखना होगा कि अब वह गैलीलियो के प्राचीन युग के वैज्ञानिक की तरह नहीं, जो मात्र कुछ उपकरणों के साथ अपने बंद घर में कार्य करता था, प्रयोग करता था। वे दिन अब गए। अब उसके पास शक्ति है कि वह इस ग्रह के समस्त जीवन को नष्ट कर दे। परमाणु बम है ना, हाइड्रोजन बम है ना, वह चाहे वैज्ञानिक चाहे तो यह पूरी मानवता को, पूरे मनुष्य जाति को, पूरे जीव को ही इस पृथ्वी से नष्ट कर सकते हैं विध्वंस करके। तो वह गॉड है, एक प्रकार से ईश्वर हो गया है कि हम चाहेंगे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दें। तो वही कह रहे हैं कि वह परमात्मा की भांति शक्तिशाली हो गया है। वह सृजन भी कर सकता है और विनाश भी। उसके हाथ में सृजन है, वैज्ञानिकों के हाथ में सृजन भी है और विनाश भी है। उसे स्मरण रखना होगा कि अब वह गैलीलियो के प्राचीन युग के वैज्ञानिक की तरह नहीं, जो मात्र कुछ उपकरणों के साथ अपने बंद घर में कार्य करता था, प्रयोग करता था। वे दिन अब गए। अब उसके पास शक्ति है कि वह इस ग्रह के समस्त जीवन को नष्ट कर दे, या जीवन को इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण बना दे कि वह स्वर्ग की भांति प्रतीत हो। अब यह संभव है। वैज्ञानिक खोजों के द्वारा
पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ अटकलें भी हैं। कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अभी तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करता होगा, क्योंकि इसके पहले संसार के लिए बुद्धिजीवी मानवता की भलाई के लिए कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। वे दुनिया का पहला संविधान लिखेंगे, वह अमेरिका की नहीं होगा। अब देखिए कितनी ऊंची सोच है। कह रहे हैं दुनिया का एक संविधान हो जो कि न अमेरिका का हो, न ही भारतीय का होगा, न चाइनीज का होगा, वह संपूर्ण मानवता का संविधान होगा। इतने ऊंचे स्तर की सोच बनानी होगी, तब जाके विश्व में शांति होगी। यदि मुझसे पूछो तो मैं विश्वविद्यालयों को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछे तो मैं जितने विश्वविद्यालय हैं उसको दो हिस्सों में बांटूंगा। एक हिस्सा युवाओं के लिए और दूसरा हिस्सा वृद्धों के लिए। यानी एक में युवा शक्ति रहेगी और दूसरे में वृद्ध रहेंगे, अनुभवी वृद्ध रहेंगे। युवा लोग उनके जीवन की कला, सेक्स, महत्वाकांक्षा, संघर्ष आदि की शिक्षा लेंगे, और जब ये वृद्ध हो जाएंगे और 42 वर्ष तक पहुंच जाएं तो ये दोबारा विश्वविद्यालय वापस आ जाएं। और जब 42 वर्ष हो जाएं तो दोबारा विश्वविद्यालय आ जाएं, जो वृद्ध लोग की श्रेणी में आएंगे। दोबारा विश्वविद्यालय में वापस आ जाएं, जहां मृत्यु के विषय में, परमात्मा के विषय में ध्यान आदि सीखने के लिए, क्योंकि अब पुराने विश्वविद्यालय उनके किसी काम के नहीं। अब उन्हें एक नया प्रशिक्षण चाहिए, नया अनुशासन चाहिए, ताकि वे जीवन के उस नए घटनाक्रम को समझ सकें जो अब उनके साथ घट रहा है। यह समाज उन्हें दुविधा में छोड़ देता है। जितने भी वृद्ध होते हैं, समाज उन्हें दुविधा में छोड़ देता है। इसलिए पश्चिम में इतनी मानसिक व्याधियाँ हैं। यही कारण है कि पश्चिम जो आजकल के देश हैं, वहाँ इतनी मानसिक बीमारियाँ हैं। पूरब में यह इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरब में अभी भी धर्म की शिक्षा दी जाती है, वह अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई है। कहीं न कहीं आदमी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बंधा हुआ है। विश्वविद्यालय के दो भागों में, चलिए विश्वविद्यालय के दो भाग हैं, इसकी कहानी क्या है। कहानी के इस मोड़ पर हम ओशो के द्वारा रखे गए कुछ नए सुझाव और एक नए दृष्टिकोण से रूबरू होंगे, जिसमें ओशो ने शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का विचार दिया। नए विचार की इस रोशनी में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि संसार के सभी विश्वविद्यालय फिर से विचार करें। मात्र परंपरा निर्वाह के लिए मूर्खों, धूर्त राजनीतिज्ञों को डिग्री से सम्मानित न करते रहें। इस भांति तुम अपना ही अपमान कर रहे हो। जब तुम धूर्त राजनीतिज्ञों को सम्मान दे रहे हो, उनको मानक उपाधियां दे रहे हो अपने विश्वविद्यालय की, तो कहीं न कहीं तुम अपना ही अपमान कर रहे हो, क्योंकि वह इस योग्य है नहीं कि तुम उन्हें डिग्रियां दो। विश्वविद्यालय में पढ़े लिखों की डिग्रियां मिलनी चाहिए। तुम नेताओं को डिग्रियां बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके पास पद है, उनके पास पहुंच है, इस कारण है। इस भाग तुम अपना ही अपमान कर रहे हो। इस भाग तुम शिक्षा का अपमान कर रहे हो। वास्तव में शिक्षा का अपमान हो रहा है कि चंद नेता जिनको कुछ भी आता जाता नहीं है, तुम उनको विश्वविद्यालय की मानक उपाधियां दे रहे हो। इसके विपरीत मैं सभी विश्वविद्यालयों को सर्वप्रथम किसी एक राज्य के सभी कुलपतियों और सभी बुद्धिजीवियों की एक सभा आयोजित करने की सलाह दूंगा, कि जितने भी विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी हैं, कुलपति हैं, एक सभा आयोजित करें। सलाह दूंगा, चाहे वो विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए भी हों, चित्रकार, कलाकार, कवि, नर्तक, अभिनेता, संगीतकार, सभी। इसमें वे सभी विशिष्ट लोग होंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान हासिल किया है इस मीटिंग में और अपनी प्रतिभा दिखाई है। राजनीतिज्ञों को इससे बाहर रखना है। राजनीतिज्ञों को इससे बाहर रखना है, क्योंकि उनको कुछ आता जाता नहीं है। सभी नोबल पुरस्कार विजेता आमंत्रित होने चाहिए। उसमें जितने भी नोबल पुरस्कार प्राइज विनर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में आज तक पूरे विश्व में हैं, पाए हैं, उनको इस सभा में बुलाने चाहिए। राजनीतिज्ञों को फिर से बाहर रखते हुए, क्योंकि बीते वर्षों में कुछ राजनीतिज्ञ नोबल पुरस्कार पाने में सफल रहे हैं, जिससे नोबल पुरस्कार की प्रतिष्ठा घटी है। क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञों को भी नोबल पुरस्कार दे दिया गया, इससे नोबल पुरस्कार अपनी गरिमा को खो दिया।
प्रत्येक राज्य को सभी बुद्धिजीवियों की एक सभा आयोजित करनी चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालयों के किसी हिस्से हो या ना हो। लेखक, उपन्यासकार, सभी आयामों की प्रतिभाओं को तब वे राष्ट्रीय सभा के लिए एक मंडल नियुक्त करें। अतः सभी राज्यों से एक सभा आयोजित हो और इस पर विचार करें कि गुणतंत्र कैसे सत्ता में आए। फिर राष्ट्रीय स्तर पर नामांकित व्यक्तियों के द्वारा संसार के सभी विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित हो। जितने भी संसार के बुद्धिजीवी हैं अपने अपने विभाग में, यह अपने प्रकार का पहला प्रयास होगा, एक बहुत बड़ा प्रयास होगा और उससे बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। भविष्य में शिक्षा के बहुत से आयाम होंगे। मेरी अपनी दृष्टि में प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर भी मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें निम्न कक्षा को पढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। जो शिक्षार्थी स्नातक की शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपने से नीचे की कक्षा को पढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को एक शिक्षक भी होना चाहिए। जितने भी पूरे भारतवर्ष के हैं, सभी को विद्यार्थी हैं, उनको एक शिक्षक की भी भूमिका मिलनी चाहिए। और उसका उल्टा भी यानी कभी शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ाई करें। जितने भी शिक्षक हैं वह भी विद्यार्थियों के बीच में बैठकर पढ़ाई करें। प्रत्येक शिक्षक एकाध बार विद्यार्थी बने, कभी न कभी वह बच्चों के बीच में बैठे और विद्यार्थी बने, और प्रत्येक विद्यार्थी एकाध बार शिक्षक बने। इससे होगा क्या, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की यह दूरी समाप्त होनी चाहिए और होंगी। शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। बड़ी ऊंची बात है, इसमें कुछ अच्छी भी बातें थी। अगला जो चैप्टर है विवेक, शिक्षा का सृजनात्मक आयाम। शिक्षा का सृजनात्मक आयाम क्या है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अतीत के ज्ञान को दे देना अत्यंत यांत्रिक कृत्य है। अतीत के ज्ञान को यानी जो पहले के ज्ञान है उसको दे देना अत्यंत यांत्रिक कृत्य है, यानी मशीनोकृत है कहीं पे। भविष्य के नागरिक को निर्मित करना बहुत सृजनात्मक, बहुत क्रिएटिव बात है। तो भविष्य में यदि किसी नागरिक को बनाना है तो वह सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी से आएगी। अतीत के ज्ञान को दे देने के लिए बहुत बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत नहीं है कि अतीत में किसी ने कोई ज्ञान दिया उसको दूसरे तक पहुंचा देना है, तो इसमें किसी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि बहुत बुद्धिमान लोग अतीत के ज्ञान को देने के काम में लगाए ही नहीं जा सकते। बुद्धिमान सदा भविष्योन्मुख होता है। जो बुद्धिमान होगा वह हमेशा भविष्य की तरफ उन्मुख होगा। भविष्योन्मुख यानी भविष्य के तरफ उन्मुख होगा। बुद्धिमान को अतीत का ज्ञान दूसरों को सौंपने का काम बहुत व्यर्थ का मालूम पड़ेगा। अतीत के ज्ञान को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए मध्यम वर्गीय बुद्धि की जरूरत है, लेकिन भविष्य का नागरिक बनाने के लिए प्रथम कोटि की प्रतिभा की जरूरत है। कुछ कारण हैं। जिंदगी मांगती है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, विजडम, और विश्वविद्यालय देता है स्मृति और मेमोरी। बड़ी अच्छी बात है कि कुछ जिंदगी मांगती है बुद्धिमत्ता। जो जिंदगी है वह मांगती है कि बुद्धिमत्ता हो, इंटेलिजेंस हो, विजडम हो, और विश्वविद्यालय उन्हें देता क्या है, उन्हें देता है स्मृति देता है और मेमोरी। स्मृति और मेमोरी का मतलब क्या हुआ, आपने किताबें जो पीछे कोई लिख गया है उसी को पढ़ के याद करके भीतर किसी की बातों को स्मृत कर लिया, याद कर लिया, मेमोरी उसको बना लिया। जिंदगी में स्मृति काफ़ी नहीं है। किसी चीज़ को याद कर लेना यह काफ़ी नहीं है ज़िंदगी के लिए। और यह भी बड़े मज़े की बात है कि बहुत सारा स्मृति कमज़ोर होती है। बहुत बुद्धिमान लोग भुलक्कड़ होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भुलक्कड़ भी होते हैं। आइंस्टीन इस श्रेणी में आता था, न्यूटन इस श्रेणी में आता था। ये बहुत बड़े किस्म के भुलक्कड़ लोग थे। एडिसन इस श्रेणी में आता है। तो बहुत बुद्धिमान लोग भुलक्कड़ भी होते हैं। अगर शिक्षा स्मृति पर आधारित रहेगी तो न कभी एडिसन पैदा हो पाएगा, न आइंस्टीन पैदा हो पाएगा, न न्यूटन पैदा हो पाएगा, क्योंकि उनकी स्मृति तो बड़ी कमज़ोर थी। लेकिन
तो बुद्धिमत्ता का पहलू अस्मृत नहीं होना चाहिए। आज हम जितनी भी परीक्षाएं लेते हैं वो अस्मृत बेस पे होती हैं कि हमने 10 किताबों को पढ़ लिया, उसको रट लिया, उसके भीतर बैठा लिया, एग्जाम हुआ और जाके वही सारे क्वेश्चन आए, हमने वही जो रटी रटाई चीज़ें थी उसको टिक कर दिया तो हमें लगेगा कि हम बड़े टैलेंटेड हैं। तो ऐसे तो कभी ना एडिसन पैदा होने वाले हैं, ना आइंस्टीन पैदा होने वाला है, ना न्यूटन पैदा होने वाला है। तो इससे कभी भी विश्व का भला नहीं होगा। ये बड़ी गूढ़ बात है, समझने की ज़रूरत है। असल में अस्मृत बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया है, उससे बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब तक सारी शिक्षा अस्मृत को ही आरोपित करने में व्यय होती रही है। जितने पीछे हम लौटेंगे उतनी अस्मृत की शिक्षा गहरी थी। पीछे यदि हम पीछे चले जाएं तो मार मार के सिर्फ रटाने की ही उनकी पद्धति थी। पीछे का जितना विज्ञान था वह अस्मृत की बेस पर थी, यानी आपके अस्मृत में वो सारी चीज़ें बैठ जाए, इसके लिए रट्टो रट्टो रट्टो। स्मरण करा देना ही शिक्षक का काम होता था, रटा देना, पक्का मजबूत मन में बिठा देना, संस्कारित कर देना कि पुरानी शिक्षा का काम था। यह जो पुरानी शिक्षा का काम है, शिक्षा ने बुद्धिमत्ता पैदा नहीं की, शिक्षा ने अस्मृत पैदा की है जो पुनरुक्त कर सकती है। इसलिए हमारी सारी परीक्षाएं अस्मृत की परीक्षाएं हैं। कभी गौर करिएगा, टीचर से लेके पुलिस से लेके IAS तक की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं जज तक बनने के लिए, वो सब अस्मृत बेस की ही परीक्षाएं हैं। ज़्यादातर परीक्षाएं 95% सब की सब अस्मृत बेस पे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी अस्मृत बेस पर ही एग्जाम हो रहे हैं। हम बुद्धिमत्ता की नहीं, इंटेलिजेंस की नहीं, हम परीक्षाओं में सिर्फ इस बात की जानकारी कर लेना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति ठीक से दोहरा सकता है। लेकिन ठीक से दोहराने वाला आदमी जिंदगी में खो जाएगा, क्योंकि जिंदगी रोज़ नए सवाल उठाती है। ठीक से दोहराने वाला सिर्फ पुराने उत्तर दोहरा सकता है। पुराने उत्तर जिंदगी के नए सवालों के सामने हार जाते हैं, बेईमानी हो जाते हैं। बधी हुई टैक्सट बुक में जो लिखा है परीक्षा में दे देना एक बात है। अब आगे बताते हैं, एक बात है। और शिक्षा शब्द का दूसरा अर्थ जो और भी गहरा है, एजुकेशन शब्द आया है एजुकेयर से। एजुकेशन जो शब्द है वह आया है एजुकेशर से, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। अंधकार से प्रकाश की यात्रा के लिए यह एक गहन अर्थ रखता है। उपनिषद कहते हैं, हे प्रभु हमें असत से सत की ओर ले चलो, अस्तो माँ सद्गमय। हे प्रभु हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। शिक्षा का यही अर्थ है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। यही स्वर्ग है। आगे का एक हेडिंग है उनकी कि यही स्वर्ग है। सही शिक्षा मनुष्य को अभी और यहीं होना सिखाएगी। जो सही शिक्षा है वह मनुष्य को अभी और यहीं होना सिखाएगी और पृथ्वी पर ही स्वर्ग की रचना करना सिखाएगी। पृथ्वी पर ही किसकी रचना करना सिखाएगी? स्वर्ग की। न कि हम मृत्यु की घड़ी तक प्रतीक्षा करें और तब तक दुखी रहें जब तक मृत्यु ही हमारे दुखों को समाप्त नहीं कर देती। बड़ी ऊंची बात है कि सही शिक्षा मनुष्य को अभी और यहीं होना सिखाएगी, यानी जस्ट लिव इन द मोमेंट, अभी और यहीं होना सिखाएगी और पृथ्वी पर ही स्वर्ग की रचना करना सिखाएगी। कि यानी पृथ्वी पर आप स्वर्ग की भांति कैसे जी सकते हो, न कि मरने के बाद किसी स्वर्ग की लालसा करो, न कि हम मृत्यु की घड़ी तक प्रतीक्षा करें और तब तक दुखी रहें जब तक मृत्यु ही हमारे दुखों को समाप्त नहीं कर देती। जब मृत्यु हमारे द्वार पर आए, याद रखिए, जब मृत्यु हमारे द्वार पर आए तो नृत्य, आनंद और प्रेम से उसका स्वागत करना। यह एक अद्भुत अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति इस भांति जीवन जिए जैसे वह स्वर्ग में ही है, तब मृत्यु ऐसे व्यक्ति से कुछ भी नहीं छीन सकती। मेरा सारा जोर तुम्हें यही सिखाने के लिए है कि यही स्वर्ग है।
कहीं और नहीं, और प्रसन्न रहने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्ण होने के लिए किसी अनुशासन की जरूरत नहीं, मात्र थोड़े होश की, थोड़ी समझ की, सजगता की आवश्यकता है। और यदि शिक्षा तुम्हें इतनी समझ भी नहीं दे सके तो वह शिक्षा है ही नहीं। वर्ल्ड वर्ल्ड एकेडमी के बाबत मेरा विचार यह है कि पूरे विश्व में ध्यान, कला और रचनात्मक विज्ञान की एक समान शिक्षा हो। किसकी किसकी? ध्यान की, कला की और रचनात्मक विज्ञान की एक समान शिक्षा हो। यदि इस जगत में सही शिक्षा संभव हो सके तो धर्मों के बगैर काले और गोरे के बीच की दूरी और राष्ट्रों के बीच की गंदी राजनीति और युद्धों के लिए मनुष्य की तैयारियां समाप्त हो जाएंगी। और कोई उपाय नहीं है। जब भी मैं किसी सैनिक को देखता हूँ तो भरोसा नहीं होता कि इस व्यक्ति में बुद्धि है भी या नहीं। यहाँ तक कि पशुओं में भी सैनिक नहीं होते, क्योंकि उनको किसी तरीके से, अगर देश के लिए सैनिक होना कि मतलब आप सोचते होंगे कि बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, उसकी सारी सृजनात्मकता को मार कर किसी को मारने काटने के लिए उसको तैयार किया जाता है। इसे आदिम कहता हूँ क्योंकि इसकी जड़ें भय में स्थित हैं, इसकी जड़ें इस विचार में स्थित हैं, यदि मैं ठीक से शिक्षित नहीं हूँ तो मैं जी नहीं सकूँगा। मैं इसे आदिम कहूँगा क्योंकि बहुत गहरे में यह हिंसक है। यह तुम्हें प्रतियोगिता सिखाता है, महत्वाकांक्षा सिखाता है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक गला काट प्रतियोगिता की तैयारी भर है, जहाँ हर कोई एक दूसरे का शत्रु है। इस तरह के हिंसक, महत्वाकांक्षी और प्रतियोगी समाज में प्रेम कैसे संभव है? जहाँ हर कोई दूसरे का गला दबा रहा है, यह बहुत आदिम है, क्योंकि यह जीवन को एक संघर्ष की भांति लेता है। शिक्षा के बाबत मेरा दृष्टिकोण यह है कि जीवन को संघर्ष की भांति नहीं, उत्सव की भांति लो। जीवन मात्र प्रतियोगिता न हो, आनंद भी हो, गायन हो, नृत्य हो, काव्य हो, संगीत हो और चित्रकला, सब कुछ इस जगत में उपलब्ध है। शिक्षा तुम्हें इन सब के साथ लयबद्ध होने की तैयारी कराए, वृक्षों के साथ, पक्षियों के साथ, आकाश के साथ, चाँद और सूरज के साथ। और शिक्षा तुम्हें स्वयं हो जाने की तैयारी कराए। अभी तो यह तुम्हें एक नकलची होने के लिए तैयार करती है। यह तुम्हें सिखाती है कैसे दूसरों की तरह हो जाओ। यह अशिक्षा है। सही शिक्षा तुम्हें सिखाएगी कैसे तुम स्वयं को उपलब्ध हो जाओ। प्रामाणिक रूप से तुम अद्वितीय हो, दूसरा कोई और तुम्हारे जैसा नहीं, न कभी था न आगे कभी होगा। यह परमात्मा का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है कि तुम अद्वितीय हो। तुम अद्वितीय हो, यही तुम्हारी गरिमा है। नकलची मत बनो, कार्बन कॉपी मत बनो। लेकिन तथाकथित शिक्षा यही किए चली जा रही है। यह कार्बन कॉपी पैदा कर रही है। यह तुम्हारा मूल चेहरा ही नष्ट कर रही है। शिक्षा शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों सुंदर हैं। एक अर्थ तो सबको पता है, यद्यपि इसका व्यवहार नहीं होता, वह है तुम्हारे भीतर जो छुपा है उसका अनावरण। शिक्षा का अर्थ समझना कि तुम्हारे भीतर जो छुपा है उसका अनावरण। शिक्षा का अर्थ है उसे उद्घाटित करना जो तुम्हारे भीतर छिपा है, जो परमात्मा ने तुम्हारे भीतर एक खजाने की भांति रखा है, उसकी खोज, उसका अनावरण, उसके प्रकाश में जगमगाने के लिए। यह चैप्टर समाप्त हुआ। बड़ा अच्छी कुछ बातें थी, विचारणीय कुछ बातें थी, चिंतन करने की कुछ बातें थी। और अगर पूरे विश्व में शांति लानी है, प्रेम लाना है, सौहार्द लाना है, वास्तव में जन्नत स्वर्ग यहीं बनाना है इस पृथ्वी पर, तो ये बातें आपके काम आ सकती हैं, भविष्य के लिए काम आ सकती हैं। तो चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं।